बेटा हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशन फार्मूले की। तो आज हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन फार्मूले का यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। और आज स्टार्ट होने वाला है डायमेंशनल फार्मूले में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर। आज हम लोग सीखने वाले हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ हम डालेंगे सीरियल नंबर। यहाँ हम लोग बात करेंगे बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे। यहाँ पर हम उसके सिंबल की बात करेंगे। सिंबल क्या होता है, बेस क्वांटिटी का सिंबल क्या होता है। और यहाँ हम बात करेंगे यूनिट की। बेस क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, और हम लोग बात करेंगे उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो छोटा सा एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ बेटा। बहुत पहले करीब 17th सेंचुरी में कंट्री टू कंट्री बिजनेस होता था। तो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ट्रू स्टोरी है। फ्रांस वाले कपड़ा बनाते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन वाले कपड़े को इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे फ्रांस से। तो फ्रांस वालों की जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है और ब्रिटेन वालों की हाइट बड़ी होती है। तो अब फ्रांस वालों की हाइट अगर कम होगी, छोटी होगी, तो उनके हाथ भी छोटे होंगे। तो कोई स्केल नहीं था लेंथ मेजर करने का, टाइम मेजर करने का, मास मेजर करने का। तो वो लोग क्या करते थे, हाथ से नापते थे। तो मान लो फ्रांस वाले 1000 हाथ कपड़ा नापे और उसका बंडल बना के ब्रिटेन को दे दिए। ब्रिटेन वो पहुंचा तो वो लोग उसमें लिख देते थे कि 1000 हाथ कपड़ा है ये। तो ब्रिटेन वाले उसको नापते थे। अब ब्रिटेन वालों का हाथ तो बड़ा है, ब्रिटेन वालों का हाथ बड़ा है। अब फ्रांस वालों का हाथ छोटा था, वो 1000 हाथ कपड़ा नाप के दिए, और ब्रिटेन वालों का हाथ बड़ा था, तो पता लगा 950 हाथ निकला। तो लड़ाई होने लगी, बिजनेस में प्रॉब्लम होने लगा। जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो ट्रेडिंग थी वो ग्लोबल लेवल पे होने लगी, कंट्री टू कंट्री, तो बहुत ढेर सारी ऐसी लड़ाइयाँ पैदा हो गई, मिसकंसेप्शन पैदा हो गई, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो साइंटिस्ट लोग, दुनिया के साइंटिस्ट लोग इकट्ठा हुए और सेपरे एक जगह है, वहां पर इंटरनेशनल साइंस एंड मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस हाउस बना है। वहां पर वो लोग मीटिंग किए कि ऐसा करते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो वैलिड होगा, हर कंट्री उसको मानेगा। तो वो लोग सबसे पहले स्टार्ट किए कि भाई देखो प्रॉब्लम आ रही लेंथ में, कि हम अलग यूनिट में लेंथ मेजर करेंगे और तुम अलग यूनिट में लेंथ मेजर करोगे, तो इसमें मिसकंसेप्शन होगा, प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं लेंथ। तो लेंथ की यूनिट बनाई गई। तो लेंथ जो हो गया हमारा फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बना। कौन बना? लेंथ। लेंथ का सिंबल कहीं x होता है, कहीं s होता है, कहीं l होता है, और इसकी यूनिट दिया गया मीटर, कि लेंथ की यूनिट होगी मीटर। अब बेटा लेंथ में पहला लेटर l है, इसलिए लेंथ का डायमेंशन फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? l लिखते हैं, l से लिखते हैं। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे l से। शुरू करें।
तो ये बेटा पहली क्वांटिटी हो गई बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। अब दूसरी क्वांटिटी हमारी आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेंथ के बाद क्या आता है? लेंथ के बाद मास आएगा। लेंथ के बाद मास आएगा। मास का सिंबल या तो कहीं स्मॉल एम लिखते हैं, कहीं कैपिटल एम लिखते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलो नंबर है, लेक्चर नंबर 1 में बताया गया बेटा। किलो माने 1000, तो किलोग्राम। अब मास का पहला लेटर एम है, इसलिए डायमेंशन फार्मूले में मास को हम लिखेंगे, मास का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे कैपिटल एम। तीसरी क्वांटिटी हमारी आती है, इसे हम बोलेंगे टाइम। जो सबसे देखो, जैसे आदमी का रोटी कपड़ा मकान होता है, 3 नेसेसरी चीज होती है। रोटी, पहले खाना, कपड़ा, फिर मकान। वैसे पहली चीज हो गई लेंथ, जो सबसे जरूरी थी। उसके बाद क्या हुआ? मास। उसके बाद क्या हुआ? टाइम। अब टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। टाइम का सिंबल स्मॉल टी होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सेकेंड। टाइम का पहला लेटर टी है, तो डायमेंशन फार्मूले में हम कैसे लिखते हैं? टाइम को कैपिटल टी। ठीक। चौथी क्वांटिटी हमारी आती है, चौथी क्वांटिटी हमारी आती है, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। कहीं सिंबल स्मॉल आई, कहीं सिंबल कैपिटल आई, और इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो इसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई? एम्पियर। अब कहीं कहीं इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल आई लिखते हैं, कहीं कहीं डायमेंशन फार्मूला कैपिटल ए लिखते हैं। वैसे ओल्ड मेथड में कैपिटल आई लिखते हैं, लेकिन न्यू मेथड में कैपिटल ए लिखते हैं। ठीक बेटा। बेटा इसके बाद फिफ्थ क्वांटिटी हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का सिंबल कहीं थीटा होता है, कहीं स्मॉल टी होता है, कहीं कैपिटल टी होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे या डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो टी या थीटा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लिखेंगे, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में रखेंगे, तो कैपिटल टी। इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला कहीं कहीं बेटा थीटा लिखा जाता है, जैसे ओल्ड मेथड में थीटा लिखा जाता है। आर ऐसे हम लिखते हैं, टाइम टी हो गया, तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो कैपिटल के लिखा होता है। कैपिटल के माने केल्विन। तो कहीं कहीं थीटा भी लिखा होता है केल्विन, तो कहीं कहीं थीटा भी लिखा होता है, कहीं केल्विन, ऐसे। ठीक। इसके बाद आता है सिक्स्थ क्वांटिटी। सिक्स्थ क्वांटिटी हमारी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम बेसिकली
हाई से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसका जो यूनिट होता है कैंडेला होता है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। डायमेंशन फार्मूले में कैपिटल सी लिखते हैं और स्मॉल डी लिखते हैं, ठीक। ये बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनका डेरिवेशन खुद से होता है, दूसरे के हेल्प से नहीं होता है, इनकी अपनी डेफिनेशन भी। तो सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, उसे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंबल इसका स्मॉल एन होता है, कहीं कहीं तो एनए भी लिख देते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और यूनिट इसका होता है मोल। डायमेंशन फार्मूले में कैसे लिखेंगे? MOL, ठीक। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया, ये यूनिट हो गया, ये इसके सिंबल हो गए, ये हमारे बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, ये सीरियल नंबर। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी हमारी बेसिक या बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। बस इन्हीं से सारा काम हो जाता है, इन्हीं से सारा काम हो जाता है। लेकिन बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो बन गई। अब जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बन गई, दुनिया वाले पूरे वर्ल्ड लेवल पे हर कंट्री इसको एक्सेप्ट किया और मानना शुरू कर दिए SI सिस्टम को। तो कुछ दिन बाद फिर से कॉन्फ्रेंस हुआ, साइंस एंड मैथमेटिक्स का फिर से कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इंडिया से 2 साइंटिस्ट गए थे, बहुत जीनियस साइंटिस्ट। वो लोग एक एग्जाम्पल दिए, बोले कि सर ऐसा है, एक चीज जरा ये बताइए, अगर हमारे पास ये 2 लाइन या 2 रॉड जैसे पेन, और इन दोनों रॉड की हम लेंथ ले लिए, सेम मास ले लिए, सेम टेम्परेचर ले लिए, सेम सब कुछ सेम ले लिए, बट इन दोनों लाइन के बिटवीन जो ये इंक्लिनेशन है थीटा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? मास से कि लेंथ से कि टाइम से? किससे डिनोट करेंगे? तो साइंटिस्ट लोग जो और दूसरे साइंटिस्ट लोग थे वो बोले हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो सही बात है कि अगर 2 रॉड हों, लेंथ सेम, मास सेम, टेम्परेचर सेम, सब कुछ सेम, तो हम इनके बिटवीन जो इंक्लिनेशन होता है उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो साइंटिस्ट लोग बोले कि देखो भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी तो बन गई है, जो बेस क्वांटिटी तो बन गई है, अब इनको बेस क्वांटिटी में तो हम डाल नहीं सकते, तो इसीलिए अब जो नई क्वांटिटी आने वाली है उनका नाम हम रखेंगे क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो पहली क्वांटिटी क्या हो गई? बेस क्वांटिटी, ये साइज सिस्टम में। और जो सेकेंड क्वांटिटी आई वो कौन सी क्वांटिटी आई? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब क्यों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसको बोला गया? देखो बेटा, जैसे हम क्लास 10 का एग्जाम देने जाते हैं, और मान लो कोई बच्चा एग्जाम देने गया है और उसके 6 पेपर हो रहे हैं, 5 पेपर में तो वो पास हो गया, लेकिन एक पेपर में फेल हो गया। तो जब एक पेपर में फेल हो जाएगा तो उसका बाद में एग्जाम होगा एक सिंगल पेपर का जिसमें वो फेल हुआ, उस पेपर का नाम होता है कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री पेपर, ठीक। तो सेम वही कहानी यहां भी है कि अब बेस क्वांटिटी तो बन गई, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी तो बन गई, लेकिन अब जो नई और दूसरी क्वांटिटी आने वाली हैं वो तो बेस नहीं होगी, तो उनका नाम दे दिया गया क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहली जो क्वांटिटी आई उसका नाम रखा गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज इंक्लिनेशन between two straight lines। 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके बिटवीन जो इंक्लिनेशन हो गया, जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी AB
और बेटा दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी हो गई AC। अब इन दोनों लाइन के बिटवीन जो ये इंक्लिनेशन है, इसी का नाम रखा गया प्लेन एंगल थीटा। आप कहोगे प्लेन क्यों बोला गया, एंगल क्यों बोला गया? क्योंकि इंक्लिनेशन है। प्लेन क्यों बोला गया? एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो एक प्लेन में लाई कर रही है। अगर यहाँ हम कोई प्लेन ड्रा करें, कोई यहाँ प्लेन ड्रा करें, तो इस प्लेन में ये ज्योमेट्री लाई कर रही है, इस प्लेन में ये ज्योमेट्री लाई कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लेन। और इंक्लिनेशन है तो एंगल, इस तरह से बना प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम तो बन गया था, बट ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री माने बाद में आई है, तो इसलिए इनकी भी यूनिट एसआई सिस्टम में डाला गया। तो एसआई सिस्टम में इनकी यूनिट होता है रेडियन, इनकी यूनिट होता है रेडियन। अब कहोगे इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो बेटा एक्चुअली इसको अच्छे से हमें अगर समझना हो तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये जो सर्कल ड्रा किया गया है, सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा। अगर ये सर्कल हम ड्रा किए हैं तो सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा C। और सर्कल का जो सेंटर C है, तो ये कोई पार्टिकल है P, और ये पार्टिकल मूव किया, कोई पार्टिकल है, ये मूव किया, मूव करके कहाँ पहुंच गया है? Q पर। तो इसे क्या बोलेंगे? L। ये हो गया हमारा L। L को क्या नाम देते हैं? आर्क। और ये बनेगा हमारा थीटा, एंगल। तो पार्टिकल मूव किया P से Q तक, तो पार्टिकल अगर मूव किया P से Q तक, तो पार्टिकल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल, ये जो इंक्लिनेशन सबटेंड हो रहा है, इसी का नाम है एंगल। और ये हमारी क्या होती है? रेडियस। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कि एंगल इक्वल टू आर्क L है बाई रेडियस। अब आर्क भी लेंथ है तो यूनिट बना मीटर, और रेडियस भी बेटा लेंथ है तो यूनिट बना मीटर। अब ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या बनी? मिला जुला की यूनिट बनी मीटर पावर 0, मीटर पावर 0 बना। तो अगर कोई बोले इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन 0 होगा। अब जब इसका डायमेंशन 0 हो गया, डायमेंशन 0 मतलब ये डायमेंशन लेस से क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस। ओहो बेटा, ये तो डायमेंशन लेस हो गया। अब जब ये डायमेंशन लेस हो गया तो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? बोला कि हम तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक तो हमें समाज से बाहर कर दिया गया, या साइज सिस्टम में जो बेस क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनके साथ तो हमें रखा नहीं, उनसे तो हमें बाहर कर दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि हम डायमेंशन लेस भी हैं, तो नाराज हो। साइंटिस्ट लोग बोले कि तुम नाराज मत हो, डायमेंशन लेस भले हो, लेकिन तुम्हारी यूनिट रखी गई है। तुम्हारी यूनिट क्या है? रेडियन। तो बेटा प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ये साइज सिस्टम में, ठीक। और प्लेन एंगल क्या हो गया? इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। प्लेन एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क लेंथ है यूनिट मीटर, रेडियस भी लेंथ है यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन इनकी यूनिट होती है। कहने का मतलब एक चीज हम अपने दिमाग में बैठा ले बेटा, कि अगर कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी यूनिट है, तो गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशन फार्मूला भी हो। जबकि हम लोग डायमेंशन फार्मूला किससे निकालेंगे? यूनिट से। लेकिन अगर यूनिट है तो गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशन फार्मूला हो ही। डायमेंशन फार्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आई वो क्या आई? पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आई प्लेन एंगल। अब दूसरी जो सप्लीमेंट्री हमारी क्वांटिटी बन रही है, जो दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनेगी बी पार्ट की, इसका नाम होगा सॉलिड एंगल। इसे हम बोलेंगे क्या? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? तो जैसे नाम में लिखा हुआ है सॉलिड, यानी बिल्कुल सॉलिड होता है, खोखला हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये स्फेयर है, ये क्या है?
स्फीयर। बेटा ये क्या था, ये था हमारा सर्कल। तो सर्कल किस में लाई करता है, प्लेन में। जैसे चूड़ी हो गया, बैंगल, रिंग हो गया, प्लेन में लाई करेगा। लेकिन ये क्या है, स्फीयर है। स्पेस, स्फीयर किस में लाई करता है, स्पेस में। स्पेस से ही स्फीयर बना है। इसमें क्या करते हैं, छोटी सी हम एरिया इसे कंसीडर कर लें। जैसे फुटबॉल बॉल है, ये कोई बॉल है, तो हम एक एरिया इसे कंसीडर करें ऐसे। अब ये जो एरिया कंसीडर किए हैं, तो बिल्कुल ये सॉलिड है, ये बिल्कुल सॉलिड है। तो ये जो एरिया हम कंसीडर किए हैं इसमें, एरिया जो कंसीडर किए हैं इसमें, ये एरिया स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा बिल्कुल गोल सा, उसी का नाम होगा सॉलिड एंगल ओमेगा। यही होता है सॉलिड एंगल ओमेगा। अब ऐसे इसको समझ सकते हैं कि हम लोग कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं। कोन वाला आइसक्रीम तो खाए हो बेटा। तो मान लेते हैं कि ये कोन वाला आइसक्रीम है और बिल्कुल ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें आइसक्रीम भरी है। तो अब ये जो कोन बन गया, तो ये कोन जो है, कोन के सेंटर पर जो एंगल बनाता है, इसी का नाम होता है सॉलिड एंगल। और ये कोन का सेंटर हो गया। तो बेटा अगर ये कोन बना है तो इसका रेडियस भी तो होगा। स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस भी तो होगी, स्फीयर की रेडियस भी होगी। और स्फीयर की रेडियस यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, आर। तो सॉलिड एंगल जो ओमेगा होता है, इसका क्या फार्मूला बना, इसका फार्मूला बना एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड ये ओमेगा है, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इसे हम W नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ओमेगा। यानी सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं किससे, ओमेगा से। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंटेट करते हैं हम ओमेगा से। तो सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। अब बेटा इसके यूनिट की बात आई, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और रेडियस की यूनिट मीटर। तो रेडियस स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो। तो अब यहाँ कोई डायमेंशन बचा ही नहीं। तो अब डायमेंशन नहीं बचा है, तो डायमेंशन नहीं बचा है तो मतलब क्या, जैसे इस क्वांटिटी सॉलिड एंगल में लेंथ कितनी बार आया है, 0 बार लेंथ आया है, 0 बार। ठीक, मास कितनी बार आया है, 0 बार। टाइम कितनी बार आया है, 0 बार। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे हम डायमेंशन लेस। एक चीज और मैं बताऊं बेटा, जैसे मान लो कोई डायमेंशन, कोई क्वांटिटी है, सपोज दैट जैसे कोई क्वांटिटी है क्यू, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया है L पावर x। इसमें बेटा L पावर x को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, उसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। इसे हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन जो L का पावर x है, इसे हम बोलेंगे इसका क्या, डायमेंशन। क्या बोलेंगे, डायमेंशन। ठीक, अब ये डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या बताता है, डायमेंशन ये बताता है कि जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसमें लेंथ कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ कम इन दिस फिजिकल क्वांटिटी Q। तो जो फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसमें जो लेंथ आने वाला है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 1 बार आया है, 0 बार आया है। तो इसमें x बार आया है, तो x को बोलेंगे डायमेंशन। और L पावर x को पूरा मिला के क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। अब सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, ये डायमेंशन लेस हो गया। तो ये भी नाराज हो गया। अब क्यों नाराज हो गया, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये लोग बोले साइंटिस्टों से, मान लो आदमी है, बोल रहे हैं, कहानी की तरह बता रहे हैं, ये कहानी एक स्टोरी है। ये लोग बोले साइंटिस्टों से कि देखो, हमें तो ऐसा इस सिस्टम से बाहर वैसे कर दिए, अब तुम कह रहे हो कि हमारा डायमेंशन भी नहीं होगा, माने डायमेंशन लेस हम लोग हो गए, नाराज हो गए। तो साइंटिस्ट लोग बोले नाराज मत, तुम्हारी यूनिट दी जा रही है और तुम्हारी यूनिट क्या है, स्टेर रेडियन। एस से स्फेयर, एस से स्फेयर, स्फेयर में ही एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²।
और एस से स्टेरेडियन, तो इसकी यूनिट क्या बनी? स्टेरेडियन। किसकी यूनिट बनी? सॉलिड स्फीयर की, सॉरी सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होता है, जबकि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल भी डायमेंशनलेस है और सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस है। अब एक बेटा इसमें एक बात और मैं बोलूंगा, अगर कोई बोले प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या, तो अगर हमें प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो एक राउंड पूरा चलेंगे। मैक्सिमम कितना चल सकते हैं, कितना एंगल हो सकता है? एक राउंड। तो अगर एक राउंड चलेंगे तो ये जो आर्क एल है ना, वो पूरा पेरी पेरी के बराबर हो जाएगा, पूरे इसके सर्कुम्फ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो सर्कुम्फ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और बाई नीचे रेडियस रहेगा, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 2 पाई। यानी अगर कोई बोले कि प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 पाई। इसी तरह से बेटा अगर कोई बोले सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू माने मैक्सिमम एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है। तो अब बेटा ये स्फीयर की मैक्सिमम एरिया क्या हो सकती है? तो स्फीयर की होल एरिया होती है, मैक्सिमम एरिया हो सकती है 4 पाई r² बाई रेडियस का स्क्वायर। अब ये रेडियस का स्क्वायर कैंसिल आउट, बना क्या? 4 पाई। यानी सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 4 पाई एंड प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 पाई। तो इस प्रकार से, इस तरह से हमारा एसआई सिस्टम बना, पहला सिस्टम बना। दूसरा सप्लीमेंट्री सिस्टम बना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए। अब जो तीसरा सिस्टम हमारा आने वाला है बेटा, उसे हम बोलते हैं, जो हमारी क्वांटिटी आने वाली होती है, पहली तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई, एंड जो लास्ट क्वांटिटी होगी, ये लास्ट क्वांटिटी है, थर्ड क्वांटिटी, इसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब नाम डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों लिखा हुआ? क्योंकि इनका हम डेरिवेशन करते हैं, किसी दूसरे के हेल्प से लेते हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। ध्यान से सुने बेटा, दुनिया में कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो दुनिया में इनफाइनाइट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इनफाइनाइट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना हमारे लिए आसान थोड़ी है। एक बच्चा पैदा हुआ क्लास नर्सरी से, वो फिजिकल क्वांटिटी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहा है, बूढ़ा हो गया, पूरा पढ़ ही नहीं पाया। ये तो पॉसिबल ही नहीं पूरा फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़। तो साइंटिस्ट लोग इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन निकाले। क्या? कि जो क्वांटिटी थी उनको कैटेगराइज कर दिया, 3 कैटेगरी में रखा। पहली कैटेगरी क्या हुई? ये साइज सिस्टम, तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी बनाया गया। दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनाया गया, एंड थर्ड क्या बनाया गया? डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई गई। बस डिराइव्ड क्वांटिटी में सारी क्वांटिटी आ जाता है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिनका डेरिवेशन, जिनको हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे हो गया एरिया, जैसे हमारा हो गया वॉल्यूम, जैसे हमारा हो गया स्पीड, जैसे हमारा हो गया एक्सीलरेशन, जैसे हमारा हो गया फोर्स, जैसे हमारा हो गया प्रेशर। ये सारी क्वांटिटी की यूनिट कहाँ से आएगी? सारी क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इनकी यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएंगे। अच्छा, खास बात क्या है? जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, इनका यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी खुद से एग्जिस्ट करती है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के हेल्प से, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट से दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट हम नहीं बनाते हैं। अब अगर मुझे बेटा इनका डायमेंशन फार्मूला लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? एरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की भी यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, तो बन गया मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना हो,
हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। अब सुनो बेटा, ये जो एरिया है ना, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर आया है। ये एल स्क्वायर क्या बता रहा है, एल स्क्वायर ये बता रहा है कि जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है उसमें लेंथ कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो एल स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला होगा। और कोई बोले कि एरिया में जो लेंथ होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, तो एरिया में जो लेंथ होता है उसका डायमेंशन होगा 2। इसके बाद क्वांटिटी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की भी यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर और हाइट की भी यूनिट मीटर, तो बना क्या, मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन फार्मूला हम क्या लिखेंगे, एल पावर 3। माने वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार आया है, कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। तो वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, 3। जो पावर होता है वो डायमेंशन होता है। किसी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या बताता है कि उस क्वांटिटी में लेंथ कितनी बार आया, मास कितनी बार आया, टाइम कितनी बार आया। इसके बाद आती है बेटा स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो मिला के क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, मीटर पे लिखते हैं और डायमेंशन फार्मूला हरदम हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मीटर का डायमेंशन क्या हो गया, एल, पर सेकेंड का डायमेंशन हो गया टी पावर -1। अब एल टी पावर -1 डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, स्पीड का। यही वेलोसिटी का भी। तो ये डायमेंशन फार्मूला बता क्या रहा है, एल का डायमेंशन क्या है 1 और टी का डायमेंशन क्या है -1। इसका मतलब ये बता रहा है, इसका डायमेंशन बता रहा है कि एल स्पीड में एक बार आया है और टाइम भी एक बार आया है, बट इनवर्स आया है, डिवाइडेड बाई फिर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी टाइम इंटरवल। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो जो यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही वेलोसिटी का होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला सेकेंड। अब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया इसका यूनिट। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मीटर को लिखते हैं एल और पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी पावर -2। ठीक बेटा। इसके बाद फोर्स आता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या हो गया, केजी, और एक्सीलरेशन की यूनिट अभी जस्ट पढ़े हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से फोर्स का डायमेंशन होगा, केजी को लिखेंगे एम, मीटर को लिखेंगे एल और पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी पावर -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हुआ किसका, फोर्स का। इसके बाद आता है बेटा हमारा प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स। हर फोर्स नहीं, थ्रस्ट फोर्स आगे बताया जाएगा। परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बेटा न्यूटन को क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, कैपिटल एन से डिनोट करता है, इसलिए यहां लिख दिए, बाई मीटर स्क्वायर। अब एक मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, केजी का एम हो गया, मीटर का एल पावर -1 हो गया और पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टी पावर -2। ठीक बेटा। तो इस तरह से जितनी भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे सब डेराइव्ड क्वांटिटी हमारी होंगी और सबका डायमेंशन फार्मूला हम पाई द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके हेल्प से हम इनका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक बेटा ना, यहां तक बात समझ में आई है, ओके। अब बेटा हम लोग बात करेंगे अब बेटा हम लोग बात करेंगे
मेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप होती है? पहली होती है रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी होती है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, या हम कह लें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एंड फोर्थ क्वांटिटी हमारी होती है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजर टाइप है वो कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का। ठीक, अब इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई बोले रेशियो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो रेशियो फिजिकल क्वांटिटी होती है इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है, रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है। आप कहोगे कैसे रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे हम समझेंगे? तो बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो रेशियो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उनमें बेटा यूनिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली क्वांटिटी हम लेते हैं स्ट्रेन, पहली क्वांटिटी हम ले लिए स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन ज्योमेट्री, चेंज इन ज्योमेट्री, चेंज इन ज्योमेट्री बाय इनिशियल ज्योमेट्री, चेंज इन ज्योमेट्री बाय इनिशियल ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री कैसे हो सकती है? लीनियर, जैसे पेन, रबर, पेन जो है पेन जैसा रबर हो, तो चेंज इन ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? अगर लीनियर ज्योमेट्री है तो चेंज इन ज्योमेट्री हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। सुपरफिशियल ज्योमेट्री है, जैसे रोटी, रोटी की ज्योमेट्री कैसी होती है? सुपरफिशियल, तो रोटी में क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया बाय इनिशियल एरिया। जैसे हमारा लड्डू हो गया, लड्डू क्या हो गया? वॉल्यूम होता है, स्पेस में होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ऐसे हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो गया, चेंज इन रेडियस बाय इनिशियल रेडियस। ऐसे हमारा हो गया थर्मल स्ट्रेन, कई टाइप के स्ट्रेन होते हैं। अब कोई बोले बेटा कि स्ट्रेन की क्या यूनिट होगी? तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? जैसे एग्जांपल हम लिए लीनियर स्ट्रेन का, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, और लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल आउट, इसमें कुछ कोई यूनिट नहीं बचा। अब यूनिट नहीं बचा तो हम क्या लिख सकते हैं? इसकी यूनिट को क्या लिख सकते हैं? इसकी यूनिट को हम लिखेंगे m पावर 0। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बेटा स्ट्रेन हमारा हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगली क्वांटिटी हमारी आती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। अभी हम लोग पढ़े थे ना, प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस, ठीक, आर्क की यूनिट मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर, मीटर लेस हो जाएगा, मीटर पावर 0 हो जाएगा। अगर कोई बोले इसका डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस माने m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। तो पहली क्वांटिटी क्या हुई? स्ट्रेन।
डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई? प्लेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तीसरी क्वांटिटी क्या होती है? सॉलिड एंगल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इसी क्लास में, इसी लेक्चर में। सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल होता है बेटा एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और रेडियस की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो रेडियस का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन इसका यूनिट क्या बना? मीटर पावर 0, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या बना? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, माने ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वांटिटी हमारी आती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बेटा कोई भी बॉडी होगी उसके डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। और वाटर की भी डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी होगी तो सबकी यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? यूनिटलेस, दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। एक चीज और मैं बोलूंगा बेटा, अगर कोई बोले कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, तो मैं देसी तरीके से एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं कि रिलेटिव डेंसिटी, किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी हमें ये बताती है कि वह बॉडी वाटर से कितना ज़्यादा भारी है या कितना ज़्यादा हल्का है। माने वो बॉडी वाटर में फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। जैसे अगर कोई बोले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन क्या लिखेंगे? आयरन की डेंसिटी, आयरन डेंसिटी लगभग होता है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। और बाई वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी क्या होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब वाटर का हम टुकड़ा ले लें, ये कोई वाटर है, इसका एक टुकड़ा ले लिए। मान लो जादू हो रहा है बेटा, वाटर का टुकड़ा कुछ इस तरह से लिया गया कि 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, 1 मीटर हाइट है। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। अब इसमें ये जो वाटर है, वाटर का टुकड़ा है, इसमें अगर हम मास देखें ना, वाटर के टुकड़े में हम मास देखें तो मास इसमें कितना निकलेगा बेटा? 1000 किलोग्राम। तराजू में रख कर अगर तौलेंगे तो इसका मास कितना निकलेगा? 1000 किलोग्राम। इसीलिए बोला जाता है कि पर मीटर क्यूब, पर मीटर, पर माने 1, पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा वाटर का? 1000 किलोग्राम। इसलिए वाटर की डेंसिटी हो गई 1000 किलोग्राम पर मीटर। अब बेटा यूनिट कैंसिल आउट, 0 0 सब कैंसिल आउट, तो बचा क्या? 7.8। ये रिलेटिव डेंसिटी हुआ किसका? वाटर का। यानी ये 7.8 क्या बता रहा है? 7.8 ये बता रहा है कि आयरन हमारा वाटर से कितना भारी है, 7.8 टाइम्स भारी है। तो किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी हमें ये बताती है कि वह मटेरियल पानी से, वाटर से कितना ज़्यादा भारी है या कितना ज़्यादा हल्का है। ठीक, ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी। इसके बाद अगली क्वांटिटी आती है हमारी, फिफ्थ क्वांटिटी हमारी आती है रिलेटिव डेंसिटी के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ये क्या होता है बेटा? ये रेशियो होता है किसके बीच? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच। क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स एन। ये तो फार्मूला सब लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट न्यूटन। दुनिया का कोई भी फोर्स होगा सबकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और नॉर्मल फोर्स की यूनिट भी, तो न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अगर बेटा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे
इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल फोर्स। और यही n को हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यूनिट। ये सारी चीजें अगर हमें सीखना हो, समझना हो, तो हमारा लेक्चर नंबर 1 जरूर जाके देखेंगे। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो इसका डायमेंशन क्या बचा, कुछ नहीं, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में मास कितनी बार आया, 0 बार, टाइम लेंथ कितनी बार आया, 0 बार, टाइम कितनी बार आया, 0 बार। इसके बाद बेटा सिक्स्थ क्वांटिटी हमारी जो होती है वो होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम के से लिखते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे इप्सिलॉन, प्रोनाउंसिएट करेंगे इप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे। क्या बताता है, ये होता है हमारा परमिटिविटी। अब जो यूनिट परमिटिविटी ऑफ मीडियम की होगी वही यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की होगी। फ्री स्पेस में या फ्री स्पेस कहें या एयर कहें या वैक्यूम कहें, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों एक यूनिट सेम होगी, यूनिट कैंसिल आउट हो गई, रेशियो के फॉर्म में लिखा गया है। ये भी फोर्स का रेशियो है ना, ये क्या है, डेंसिटी का रेशियो है, ये एरिया का रेशियो है, ये लेंथ का रेशियो है, सब रेशियो फिजिकल क्वांटिटी पढ़। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट क्या है बेटा, यूनिटलेस तो डायमेंशनलेस। क्या डायमेंशन होगा, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। मानिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। इसके बाद बेटा सेवेंथ क्वांटिटी हमारी आती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको यहाँ से लिखते हैं, जैसे हम पढ़े ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखेंगे इसको, यही क्या होता है, रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे लाइट की स्पीड एयर में क्या होता है, 3.8 मीटर पर सेकेंड, 3.8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा 10⁸ कैंसिल आउट, मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 3/2। किस फार्म में लिखा गया है, रेशियो के फार्म में लिखा गया है। इसका डायमेंशन क्या होगा, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। बेटा एक चीज खास बात ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो जितनी रेशियो फिजिकल क्वांटिटी सब डायमेंशनलेस होते हैं। अब सबको मैं एक जगह दिखा रहा, पहला स्ट्रेन आया, फिर प्लेन एंगल आया, फिर सॉलिड एंगल आया, फिर रिलेटिव डेंसिटी आया, उसके बाद क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज मैं यहाँ और बताऊंगा, एक होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं म्यू, प्रोनाउंसिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, म्यू। इसे हम बोलते हैं परमिबिलिटी। देखो इप्सिलॉन m को परमी, इसमें भी परमी है, इसमें भी परमी ना, यहाँ भी टी है, वाई है, यहाँ भी टी वाई है, ये टीबी है, ये बिली है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, वो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ठीक। तो अगली क्वांटिटी है जो रेशियो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो क्वांटिटी हमारी होगी कौन सी, तो वो क्वांटिटी हमारी होगी, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी ना, इसे म्यू आर से लिखते हैं। अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना हमारा के, इसको हम और क्या बोलते हैं, चाहे के से बोलें लिखें, चाहे इप्सिलॉन आर, माने रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और
ये क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी। ये क्या होता है? रेशियो बिटवीन परमिबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जो यूनिट म्यू एम का वही यूनिट म्यू नॉट का, तो इसकी यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं। यानी यूनिट क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। तो डायमेंशन क्या होगा? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। मतलब ये क्या बता रहा है कि रिलेटिव परमिबिलिटी में मास कितनी बार आया? 0 बार। लेंथ कितनी बार आया? 0 बार। टाइम कितनी बार आया? 0 बार। तो हमारे पास बेटा 8 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं, 8 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली चीज़ें, नेक्स्ट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक बेटा? ओके।